आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इश्यूज पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात वर्ल्ड हेल्थ डे की। हर साल 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, जिसका मकसद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का दुनिया भर के लिए हेल्थ कंसर्न और उसकी प्रायोरिटीज़ को एक खास थीम के तौर पर उजागर करना है। जैसे कि इस बार की जो थीम है वो है माई हेल्थ माई राइट। इसकी वजह है कि दुनिया भर में लाखों लोगों का द राइट टू हेल्थ तेजी से खतरे में आ रहा है। बीमारियां, डिजास्टर, मौत, डिसेबिलिटी बड़े पैमाने पर सामने आती हैं, जो मौत, दर्द, भूख और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की वजह भी बनती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब अपनी सेहत और हेल्थ के लिए वक्त निकाल कर ज़रूर सोचें और गौर करें कि कौन सी वो आदतें हैं या कौन सी वो बातें हैं जो हमें बीमार कर सकती हैं। और इसी को डिटेल में हम समझने के लिए आज 3 खास मेहमानों को इनवाइट कर चुके हैं। उनका तारुफ हम आपसे करवाते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के मेडिसिन डिपार्टमेंट में एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर विजय हड्डा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम करते हैं हम आपका भी। एम्स के ही नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. यादव हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। तो शुरुआत करते हैं और हम सबसे पहले डॉक्टर यादव आप ही से मैं जानना चाहती हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ डे की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हेल्थ तो रोज़ाना की चीज़ है, लेकिन किसी एक सिंबॉलिक डे को मनाया जाना, उसके थ्रू WHO या जो भी कम्युनिटीज़ हैं जो कि हेल्थ से इन अ वे जुड़ी हुई हैं, वो क्या मैसेज स्प्रेड करना चाहती हैं? जो हेल्थ है वो पूरी बॉडी का है, पूरे स्टेट का है, पूरा कंट्री का है और पूरे वर्ल्ड का है। इस पे सबका हक है कि कैसे हम पूरी जो थीम है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, कि हम अपनी पूरी धरती को कैसे अच्छा रखें, स्वस्थ रखें। तो इसके लिए जितनी भी एजेंसियां हैं, WHO है, स्टेट की हैं, कंट्री की हैं, उन सब का फोकस होता है। और वो हर बीमारी पे पूरे साल में कोई ना कोई डे होता है हेल्थ के लिए, कि आज इस बीमारी को फोकस कर रहे हैं, आज इस बीमारी को फोकस कर रहे हैं। वो सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, उसमें फोकस करते हैं कि हर इंडिविजुअल के पास मैसेज जाए कि वो अपनी उस सिस्टम को कैसे अच्छे रखे, लंग्स को कैसे अच्छा रखे, हार्ट को कैसे, किडनी को। तो ये जो वर्ल्ड हेल्थ डे 1950 आज से करीबन 70-75 साल पहले स्टार्ट हुआ था जी, कि अपना 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं इसको पूरे संसार में, और इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। और जो जितने भी एक्सपर्ट हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, वो अपनी अपनी कंट्री में इसके ऊपर बताते हैं कि वहाँ की जनता के लिए कि कैसे आप स्वस्थ रहें। जी। डॉक्टर हड्डा, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर यादव ने, कि ज़रूरी है कि एक तरह का अवेयरनेस जो है वो फैले और हर बार थीम किया जाता है, और ताकि उसी तरह की जो बातें हैं और उसी तरह का जो मैसेज है वो जो भी या तो कंसर्न लोग हम कह लें जो किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए कह लें, या एक अवेयरनेस कैंपेन के तौर पर हम इस तरह के जो डेज़ हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं, तो मोटिव जो है वो मीनिंगफुल मैसेज कन्वे करने का है। तो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि एक डे को हम इस तरीके से सेलिब्रेट करें, क्योंकि स्वास्थ्य जिसका अच्छा है, बड़ी नेमत है उसके ऊपर, एक तरह से वो मीनिंगफुल मैसेज सबको कन्वे हो जाए। देखिए, ये जो हम दिन जो मनाते हैं, पल्मोनरी मेडिसिन की मैं बात करूं या जो श्वसन संबंधित बीमारियों के बारे में बात करें, तो इसमें भी बहुत सारे डेज हैं ऐसे, जैसे वर्ल्ड अस्थमा डे है, COPD डे है, ट्यूबरकुलोसिस डे है। इसका इम्पोर्टेंस ये होता है कि एक डेडिकेटेड डे होता है जिस दिन हम उस बीमारी के बारे में अक्रॉस द कंट्री बात करते हैं या अक्रॉस द वर्ल्ड बात करते हैं। बाकी दिनों तो ऐसे तो हम रोज़ाना मरीजों को ट्रीट करते रहते हैं कि अस्थमा में ट्रीट किया, COPD ट्रीट किया, लेकिन अगर एक ही डिजीज़ को एक ही दिन पूरे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में बात करेंगे तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट जाता है। उसका मतलब ये होता है कि भाई जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पेशेंट हों, चाहे ऑर्गेनाइजेशन जो उसको फंडिंग एजेंसीज हों, चाहे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ लाइक WHO है, वो उसको सीरियसली ले रही हैं। तो ये एक जो मैसेज आता है जनता में या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में या हेल्थ सीकर्स में, वो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इसलिए ये दिन जो है अगर हम मनाएंगे तो आई थिंक ज़्यादा महत्वपूर्ण है एज़ कम्पेयर टू कि हम सिर्फ किताबों में इसको लिख दें और बातें करते रहें, लेकिन जनता तक ये बात ना जाए कि आपकी जो भी बीमारी है
हम उसको सीरियसली ले रहे हैं, और इतना सीरियसली ले रहे हैं कि हमने एक एक पूरा दिन उस बीमारी के लिए डेडिकेट कर दिया है। जी, इस बार का थीम जैसे डॉक्टर नीरज निश्चल से अगर मैं बात करूं तो इस बार का जो थीम है वो है माई हेल्थ माई राइट। तो राइट की जब हम बात करते हैं तो राइट तो है एक तरीके से अगर देखें तो, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड नेशन एंड डेवलपिंग नेशन। तो वो और क्योंकि WHO कर रहा है और वर्ल्ड वाइड एक तरीके से मैसेज स्प्रेड होगा, तो उसमें किसी तरह का कोई आप फ़र्क देखते हैं, या इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सो दैट कि हम उस कंपटीशन में या उस रो में कम से कम अपने आप को खड़ा कर पाएँ और मैसेजेस उस तरीके से हम कन्वे कर पाएँ? देखिए, हेल्दी रहना सभी का राइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे वो डेवलप कंट्री का हो या डेवलपिंग कंट्री का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो WHO का जो थीम है माई हेल्थ माई राइट, एक तरह से आप कह सकते हैं। बट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं कुछ डिफिशियंसीज है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जो लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में अपने हेल्थ को लेकर, तो मैं कहूँगा कि हमारा ध्यान ऐसे कंट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है जहाँ पे अवेयरनेस फैलाने की ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे लोग कम अवेयर हैं। तो मैं कहूँगा कि इस तरह के जो भी डे सेलिब्रेट होते हैं, स्पेशली जो वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो जैसे हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी दिन लोग हमें अच्छा विश नहीं करेंगे, बट जन्मदिन के दिन एक स्पेशल वे में हमें विश किया जाता है और हमें अच्छा लगता है। तो वैसे ही अगर मैं कहूँ ये वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन जो WHO का जन्म दिवस भी है, मैं कहूँगा, तो एक दुनिया को एक मैसेज जाता है कि डेफिनेटली एक बॉडी है जो आपके हेल्थ को लेकर काफ़ी सजग रहने की कोशिश करता है, एक स्ट्रेटजी बनाता है कि जैसे पूरी दुनिया के लोग एक साथ कैसे हेल्दी रह सके। तो मैं कहूँगा कि इस तरह के जो डेज सेलिब्रेट होते हैं उनका पर्पस सिर्फ सेलिब्रेशन ही नहीं, एक अवेयरनेस फैलाना है। और मैं कहूँगा वर्ल्ड हेल्थ डे जो टोटल हेल्थ को एक तरह से, शरीर को एक कंप्लीट पैकेज की तरह देख के, एक इंडिविजुअल बीमारी की तरह ना बात करके एक कंप्लीट पैकेज की तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारे शरीर को देखता है और उसे हेल्दी रखने के लिए जो कहूँगा कि ध्यान रखने की कोशिश करता है अवेयरनेस के फॉर्म में। तो एक बहुत ही अच्छा पहल है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर यादव आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसे हमने शुरुआत में जो अपना जो ओपनिंग रिमार्क दिया उसमें भी हमने कहा कि हम कई बार नेग्लिजेंस बरतते हैं और उतना प्रायोरिटी में शायद अपनी हेल्थ को नहीं रखते हैं, मतलब अनटिल अनलेस जब हम उस एंड पर नहीं आ जाते हैं कि नाउ आई हैव टू सी द डॉक्टर, तब तक हम ये करते हैं कि जैसे तैसे हम काम चला लेते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस इन अ वे। तो नेफ्रोलॉजी के हिसाब से मैं जानना चाहूँगी कि ऑफ लेट कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप बढ़ोतरी देख रहे हैं और आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको? देखो, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जितने पुराने ग्रंथ हैं उसमें भी लिखा हुआ है कि बीमारी को डेवलप होने से पहले ही रोकें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आज हमारा इस स्टूडियो में आने का एम है कि बीमारियां आप इतनी एडवांस स्टेज में डेवलप ना होने दें, अपने शरीर का पहले ही ध्यान रखें। जैसे किडनी की बीमारियां आजकल आप देखेंगे कि इंडिया एक हब बन गया है डायबिटीज़ का। आप देखेंगे करीबन 20-30% लोगों को शुगर का है शहरों में, गांव में भी वही ट्रेंड चल रहा है। तो जो सबसे बड़े रिस्क फैक्टर हैं किडनी की बीमारी के लिए, उसमें शुगर सबसे पहले आता है, दूसरे नंबर पे ब्लड प्रेशर आता है, फिर तीसरे नंबर पे जो लोकल जो भी कंट्री है उनकी जो बीमारियां हैं वो होती हैं उसके में। तो जितने भी शुगर के मरीज़ हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो अपना अच्छी तरह कंट्रोल करें, ब्लड शुगर भी, ब्लड प्रेशर भी, और इन मरीज़ों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक बार अपने किडनी के टेस्ट ज़रूर करवाएं। तीसरा मैं कहना चाहूँगा कि जो एक बार किसी डॉक्टर ने आपको दवाई प्रिस्क्राइब कर दी किसी बीमारी के लिए, किसी दर्द के लिए, तो मरीज़ उसी पर्चे को लेके बार बार वही चीज़ लेता है। राइट। ये सबसे बड़ी जो जिनकी इनकम कम है जिन कंट्रियों में, उनमें बड़ा कॉमन है कि डॉक्टर की कंसल्टेशन की फ़ीस नहीं है उनके पास, पर वो दवाइयाँ वही रिपीट करते हैं। तो ये दर्द की दवाइयाँ किडनी को बहुत नुकसान देती हैं अगर बार बार आप कंज्यूम करते हैं। तो मेरी सलाह ये कि जो एक बार प्रिस्क्रिप्शन है वो उस टाइम के लिए कि उसको बार बार यूज़ ना करें। जी जी बिल्कुल, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन तो होना ही चाहिए और लेटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आप पुराने पर करेंगे तो यू नेवर नो कि आप हो सकता है कि ओवरकम ही कर गए हों, लेकिन आपको लग रहा है कि शायद वही दवा फिर से खा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, जो कि डेंजरस हो सकता है आपके लिए। डॉक्टर विजय से ही मैं जानना चाहती हूँ सवाल, विजय हाडा जी से। अभी क्योंकि हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, एयर पोल्यूशन की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो इन सब चीज़ों का कितना असर हमारी हेल्थ के ऊपर है? क्योंकि शायद हम कॉन्शियस भी नहीं है उन सब चीज़ों को लेकर। हमें लगता है कि हाँ बाहर
हवा खराब है, लेकिन वो हमारे लिए कितनी डेंजरस है उसको इनहेल करना, और उसका कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो सवाल उठाया है, इन्वायरमेंटल हेल्थ, या जिसको हम आम भाषा में वायु प्रदूषण बोलते हैं। ऐसे तो बाकी भी जो इन्वायरमेंट के हिस्से हैं, जैसे वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, बहुत सारे प्रदूषण हैं, बट जो सबको अफेक्ट करता है आई थिंक वो है एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण की अब हम बात करें तो वो शरीर का कोई भी एक ऐसा हिस्सा नहीं है जिसको अफेक्ट ना करता हो, चाहे वो स्किन हो, चाहे आँखें हों, चाहे हार्ट हो, चाहे लंग्स हो, चाहे नाक हो, मतलब जो भी हमारी बॉडी का पार्ट आप एक कहेंगे, कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं बचता जो उससे इफेक्ट ना हो जी। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और पिछले कुछ सालों से जो गवर्नमेंट है, जो डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज़ किया है कि एयर पोल्यूशन इंडिया में या वर्ल्ड में एक बहुत ही सीरियस इशू है। और यहाँ तक भी डाटा है कि बोलते हैं कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वो स्वस्थ हवा में सांस नहीं ले रही है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि जो ये समस्या है एयर पोल्यूशन की कितनी गंभीर है, उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। उसमें जो कौन क्या कर सकता है वो एक डिफरेंट मुद्दा है, पर एज ए इंडिविजुअल भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और एज ए गवर्नमेंट भी हम उस तरफ देखना चाहिए, पॉलिसी इस तरह बनानी चाहिए ताकि हम उसको इफ़ेक्ट को कर्टेल कर पाएँ। कुछ जैसे क्लीन फ्यूल पे स्विच करना है, या जो व्हीकल का जो ट्रांसमिशन कम करने के लिए उसका फ्यूल चेंज करना है, या कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, जैसे अपने अगर इंडिया की बात करें तो जो क्रॉप बर्निंग एक इशू रहता है उसको पॉलिटिकली हम हैंडल कर सकते हैं, या जो फैक्ट्रीज़ के बारे में कुछ हम लॉ ला सकते हैं, या फैक्ट्रीज़ के जो उसमें संशोधन कर सकते हैं कि किस तरह की फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए, अगर हैं तो वो और कहीं पे शिफ्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक ये जो चीज़ें हैं कुछ जो हमें सीरियसली उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज़ इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करना या इस प्रॉब्लम के निजात पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। जी जी। डॉक्टर नीरज निश्चल, आपसे जो मैं समझना चाहती हूँ ये कि देखिए, हम हेल्थ ऐसा नहीं है कि नेग्लेक्टेड सेक्टर है, हम ठीक ठाक उसका बजट भी है, बावजूद उसके भी आपको लगता है कि वो और ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी की ज़रूरत है, मतलब बजटिंग ज़्यादा हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या हम जो इनोवेशन कर रहे हैं वो एक्सेस सबको हो जाए उन मेडिसिन्स का, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? नीड ऑफ आर जो है वो हमारे जैसे देश के लिए, जो कि एक इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो हम ग्रो भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर शायद हमें और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, एंड आई एम श्योर हेल्थ उसमें से एक सेक्टर है। देखिए, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। मैं कहूँगा जो मुझे लगता है कि जो डिस्पेरिटी है, जो फंड्स की कोई कमी नहीं है, फंड्स काफ़ी यूज़ होता है, बट जो डिस्पेरिटी हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पे, आप जैसे दिल्ली की ही बात करें, सारे लोग दिल्ली आकर इलाज कराना चाहते हैं अलग अलग प्रदेशों से आके। तो ये जो डिस्पेरिटी है, जब तक उसको हम एड्रेस प्रॉपरली नहीं करेंगे, जो हेल्थ है वो शायद हम प्रॉब्लमेटिक रहेगा, इन स्पाइट ऑफ कि हम इतना फंड इसमें यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा जो अवेयरनेस की बात है, जैसे अभी हमारे कलीग्स ने भी बताया कि जैसे किसी को एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे दिया गया, तो या फिर वो खुद को डॉक्टर समझने लगते हैं कि ठीक है, इस प्रिस्क्रिप्शन से खुद का ही इलाज नहीं, आसपास घर के दोस्तों का, सभी का इलाज वो उससे करने की कोशिश करने लगते हैं। ऑफ कोर्स एक बात डॉक्टर यादव ने भी बताया कि हो सकता है कि दोबारा कंसल्टेशन के लिए उनके पास पैसे ना हो, बट फ्री गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है जहाँ पे ये डॉक्टर्स की सलाह ले सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि एक जो बड़ा चैलेंज अब सोशल मीडिया के समय में हो गया है, वो है कि जो फ्रीली अवेलेबल नॉलेज है वो लोग बहुत मैं कहूँगा कि गलत ढंग से यूज़ करते हैं। आई एम श्योर कि मेरे कोलीग्स भी बताएंगे कि हमारे पास जब मरीज आते हैं जिनका कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं होता है, लेकिन अपना वो घरेलू नुस्खा और उसके अलावा जो है एंटीबायोटिक हम खा कर आ गए, हमने ये एंटीबायोटिक खा लिया, हमने वो एंटीबायोटिक खा लिया, ऐसे कि वो खुद डॉक्टर हैं और वो हमें बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि इस तरह के इंडिस्क्रिमिनेट यूज जो दवाइयों का कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हमें देखने की ज़रूरत है। तो मल्टी प्रॉन्ग चैलेंजेस हैं और उसका मैं कहूँगा एक ब्लैक एंड वाइट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, हर रीज़न की अपनी परेशानी है।
तो उसके अनुसार हमें देखना पड़ेगा कि क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता जी है। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं दूसरा भी आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया और सोशल मीडिया में ऐसे ढेरों आपको वीडियोस मिलेंगे, जो टेक्स्ट नॉलेज है वो भी है, वीडियोस भी हैं, और उसमें बाकायदा जो जानकारी देने वाले लोग हैं वो वाइट कोट पहनकर उस तरीके से जानकारी देते हैं जैसे कि उनके पास डिग्री है, उन्होंने बाकायदा MBBS MD किया है। तो ये जो फेक एक तरीके से जो वो इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन का जो शिकार भी हो जाते हैं कई बारी, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि अब इज देयर एनी सॉल्यूशन कि वो क्या करें, क्योंकि उनके पास शायद कोई रास्ता नहीं है तो वो उस तरफ चले जाते हैं। तो कैन यू सजेस्ट समथिंग? देखिए, WHO ने भी ये अग्री किया था कि मिस इन्फॉर्मेशन, स्पेशली आपने कोविड पैंडेमिक के समय, वो पैंडेमिक से भी बड़ा पैंडेमिक था, जो इन्फेक्शियस पैंडेमिक से भी। तो मैं कहूँगा कि जो इस तरह की नॉलेज सोशल मीडिया और वेब पे अवेलेबल है, उस पर हम ब्लाइंडली रिलाई नहीं कर सकते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन सही है, क्या इन्फॉर्मेशन गलत है, ये बहुत ही चैलेंजिंग है, अनलेस की कोई वेल रिप्यूटेड, अब आप तो AI के चक्कर में अब ये भी डीप फेक वीडियोज़ आने लगे हैं, तो कौन सा रिप्यूटेड आदमी है, कौन सा रिप्यूटेड आदमी नहीं है, ये कहना मुश्किल है। तो कहने का मतलब कि जो भी वेबसाइट या वेब के पे है, सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, किसी के पास, हम में से किसी के पास ऐसा टाइम नहीं हुआ कि हम एक व्हाट्सएप मैसेज बना के और मैसेज सर्कुलेट करें कि आप सबको सर्कुलेट करो, क्योंकि ये किसी की जान बचा सकती है। नॉर्मली कोई भी पाथ ब्रेकिंग ऐसा इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू नहीं मिलेगा। तो मैं कहूँगा इस तरह की जो भी मैसेजेस होते हैं, यूजुअली उनमें मैक्सिमम टाइम कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता है और उसको फॉलो करने से हार्म हो सकता है। हमें समझने की ज़रूरत है कि कोई भी दो शरीर सिमिलर नहीं हो सकता है। बिल्कुल, मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और हो सकती है, इनकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो सकती है, उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो सकती है। तो मैं कहूँगा जब भी आप किसी डाउट में है, कोई भी परेशानी है, आप डॉक्टर को इन पर्सन मिले, अपनी समस्या बताएं। और मैं कहूँगा कि अगर किसी ने कहा कि डिहाइड्रेशन में आपको खूब पानी पीना चाहिए, अब डॉक्टर यादव कहेंगे कि ओके, अगर मेरे मरीज को किडनी की परेशानी है तो मैं ऐसा परमिट नहीं कर सकता। राइट। डॉक्टर हड्डा कहेंगे ओके, मेरे पेशेंट को कोई हार्ट की परेशानी हो गई, पल्मोनरी प्रॉब्लम के चलते मैं उसको इतना पानी अलाउ नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब कि हमें इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है, क्या परेशानी है, उसके अकॉर्डिंग हम सोल्यूशन बता सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि ऐसे फॉरवर्ड मैसेजेस पे आप भरोसा न करें, एक डॉक्टर से मिले, अपनी परेशानी बताएं, तो वो आपको फिर सोल्यूशन बेहतर ढंग से बता सकता है। बिल्कुल। और डॉक्टर यादव, क्योंकि जिसका आपने जिक्र किया, जैसे डायबिटीज़ हब है इंडिया का, ये कितनी अलार्मिंग और कितनी गंभीर बात है, लेकिन बावजूद उसके भी नेग्लिजेंस वहाँ भी देखने को मिलता है। क्या ऐसी चीज़ें हैं, कोई ऐसा नॉट एग्जैक्टली टेस्ट जिसको हम कहें, कुछ ऐसे सिम्टम्स, ताकि वो अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो आप डॉक्टर को विजिट करें। आपने कहा कि डॉक्टर के पास बार बार जाने का शायद उनके पास साधन नहीं है, लेकिन बावजूद उसके भी हम ये जानते हैं कि हमारा गवर्नमेंट का जो सेक्टर है वो भी काफ़ी एनरिच है, लेकिन शायद वहाँ तक एक्सेस नहीं करना चाहते। उनके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, लेकिन आप अपने हवाले से इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए क्या उनको बता सकते हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको शुगर की बीमारी है और आपके कहीं पे सिंपल सी चोट लगी है और वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम में हील कर रहा है, तो इसका मतलब आपका ब्लड शुगर कंट्रोल प्रॉपर ढंग से नहीं है। तो आप अपनी जो दवाइयों की डोज है या इंसुलिन की डोज है, उसको अपने जो आपका फिजिशियन है उससे एडजस्ट करवाएं। दूसरा ये है कि मान लो आपको अनईजीनेस महसूस कर रहा है डायबिटीज़ के साथ और आपको गुस्सा जल्दी आ रहा है, तो ब्लड प्रेशर एक बहुत ही कॉमन बीमारी जो शुगर के साथ एसोसिएटेड है। तो आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं और अगर अनकंट्रोल्ड है तो उसकी प्रॉपर मात्रा में दवाइयाँ लें। तीसरा ये है कि आपके मान लो यूरिन में, शुगर के मरीज़ में झाग बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा झाग बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको यूरिन में प्रोटीन आने लग गया है, जो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है डायबिटीज़ में। तो अपने प्रोटीन के लिए टेस्ट करवाएं, बड़ा सिंपल टेस्ट है, PSC छोटे लेवल पे भी हो जाता है प्रोटीन टेस्ट, कोई बड़ा टेस्ट नहीं है। अगर आपके पैरों में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब थोड़ी एडवांस डिजीज़ हो गई, जिसमें एल्बुमिन बॉडी में जो है वो कम मात्रा में हो गया, प्रोटीन ज़्यादा लीकेज। आपका शरीर अगर पीला पड़ना स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब किडनी की बीमारी है और उसकी वजह से आपका खून कम हो गया है, तो अपने हीमोग्लोबिन का चेक करवाएं। ये भी बड़ा सिंपल टेस्ट है। एक अपना KFT टेस्ट करवाएं कि किडनी का फंक्शन कैसा है, तो ये सिंपल टेस्ट है। अगर आपका सांस फूल रहा है तो शुगर के मरीज, शुगर एक बेसिकली एक सिंड्रोम है जिसमें सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। अगर आपको बहुत जल्दी सांस फूल रहा है तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई डायबिटीज़ के साथ।
क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज़ में हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम 2 या 3 गुना ज़्यादा होती है। तो आपने हार्ट की जांच करवाएं। पर आपको दिखाई कम दे रहा है शुगर के मरीज़ को, तो आंखें ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत ही कॉमन है और ये एक कॉमन कारण है ब्लाइंडनेस का। अगर हम सही टाइम पे अपनी बीमारी का पता चला लेंगे तो मेरे हिसाब से 50% जो बीमारियां हैं उनको हम कंट्रोल कर पाएंगे, अगर टाइमली डायग्नोसिस कर लेंगे। बिल्कुल, तो डायग्नोज तो बिल्कुल वो होना ही चाहिए समय पर, लेकिन अब एक कनेक्टिंग सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, वो ये कि ये लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ ज़्यादा मामला है या हमारा एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है, हमारा जो खान पान बदल रहा है उससे जुड़ा हुआ मामला है? क्योंकि बहुत बेसिक आ जाता है, जैसे कोई आपको जानकारी देने वाला मिलेगा, वो ये कहेगा कि आप उठें और 1 घंटे के अंदर आपको कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। दूसरा आपको मिलेगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। क्योंकि इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, तो मैं चाहती हूँ कि आपके थ्रू जो एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो हमारे व्यूवर्स को मिले कि लाइफस्टाइल में क्या होना चाहिए कि वो कम से कम, क्योंकि डायबिटीज़ के नंबर ऑफ पेशेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो बहुत अलार्मिंग है हमारे लिए। जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि कोई भी जो बीमारी है उसका एक ही रीज़न नहीं है, मल्टीपल रीज़न है। जेनेटिक्स भी होता है, आपकी लाइफस्टाइल भी है, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, तो ये सारी ऐड होती चली जाती हैं। तो सबसे पहले तो अपना जो स्ट्रेस लेवल है उसको कंट्रोल रखें, इतना स्ट्रेस ना लें, क्योंकि लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको अच्छी तरह रखेंगे तो आपके स्ट्रेस कम रहेंगे। दूसरा, लाइफस्टाइल आप देखेंगे तो एक बहुत ही, जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं ईजिली, बिना पैसे दिए हुए, कोई कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है। तो लाइफस्टाइल ज़रूर चेंज करें अपने। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग सबसे बड़ा जहर है आज के टाइम पे, लंग्स के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए। तो स्मोकिंग अपना चेंज करें। एक अपनी बॉडी के लिए रेगुलर टाइम दें, 50 मिनट का, 45 मिनट का डेली, सुबह या शाम, कोई टाइम फिक्स नहीं है, जिसमें आप अच्छी तरह तेज़ चलें 45 मिनट के लिए, जिसमें 9-10 मिनट में 1 किलोमीटर क्रॉस हो जाए, ऐसे चलें। 9-10 मिनट में 1 किलोमीटर आपका क्रॉस हो जाए, तो हाँ, थोड़ा 4-5 किलोमीटर क्रॉस हो जाए। ये चीज़ें लाइफस्टाइल चेंज ज़रूर करना है। एक दूसरा बड़ा कंसेप्ट चल रहा है कि नमक खाएं या ना खाएं। हाँ जी, तो नमक ज़रूर लेना है आपने, उसको एडिक्वेट मात्रा में लेना। ये नहीं कि भाई नमक, सारी चीज़ें नमकीन ले रहे हैं आप, तो 2-3 ग्राम नमक ज़रूर लेना आपने। नमक भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है बॉडी का, सोडियम ज़रूर होना चाहिए बॉडी में। तो ये सिंपल चीज़ें जो आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर लें। और जो फ्राइड खाना है ये कम से कम लें, क्योंकि आपको शुगर है, तो थोड़ा जो अपना वेजिटेबल्स हैं इन पे थोड़े फोकस करें। जी जी। तो थोड़ा सा बेसिक मैं आपसे भी, डॉक्टर विजय हड्डा जी, आपसे भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि कैसे चेक करें कि आपके लंग्स ठीक है? कोई ऐसी रेमेडी है जिससे हम चेक कर सकते हैं? एयर पोल्यूशन है, अब उसका और कोई इलाज नहीं है, उस पोल्यूशन शायद हमने अडेप्ट कर लिया है उसको। बाकी लोग तो यहाँ आते हैं तो उनको लगता है कि हम कहाँ आ गए हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर की ख़ासतौर से बात करें तो यहाँ पर तो बहुत ही गंभीर है, सीवियर है एक तरीके से स्थिति। लेकिन अब वो चाहे अनचाहे हमें, क्योंकि वैसा ही रहना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसमें कुछ तो हम एडिशनल ऐसा कर सकते हैं कि जो उसका हार्म है, जो हमारे लंग्स को या अदर जो ऑर्गन्स को हो सकता है, उसको हम थोड़ा सा नल एंड वॉइड कर पाएँ, थोड़ा सा कम उसको कर पाएँ। क्या कर सकते हैं उसके लिए हम? देखिए, ये सवाल हमसे हर बार पूछा जाता है कि भाई हम अपने लंग्स को कैसे बचाएं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हमारे हाथ में कम हैं। जैसे अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें तो एयर पोल्यूशन एक बंदा मिलकर कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके लिए तो कंसर्टेड एफर्ट आएंगे सबसे। कुछ मेरे को करना पड़ेगा, कुछ फैमिली को करना पड़ेगा, कुछ एरिया को करना पड़ेगा, कुछ स्टेट को करना पड़ेगा, कुछ कंट्री को करना पड़ेगा। वो एक चीज़ है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो इंटरवेंशन है जो हम कर सकते हैं वो एज ए इंडिविजुअल, उसमें से एक तो डॉक्टर यादव ने बताया, और मैं कहता हूँ कि अगर वो हमने कर दिया तो आपके हाथ में जो करने का चीज़ था वो आई थिंक 99% आपने ऑलरेडी कर दिया। और वो है स्मोकिंग सिजेशन, कि अगर आप धूम्रपान करते हैं तो उसको आज ही अभी बंद कर दीजिए। लंग्स की जो बीमारियां हैं, लगभग सारी की सारी लंग्स बीमारियां हैं वो धूम्रपान से जुड़ी हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। चाहे वो COPD हो, चाहे लंग कैंसर हो, चाहे TB हो, चाहे निमोनिया हो, जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा गुना ज़्यादा होने के चांस होते हैं। आई डोंट नो हाउ राइट इट इज़, लेकिन डॉक्टर साहब कहा तो ये भी जाता है कि
जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं वो भी एक तरीके से शायद 10 सिगरेट जैसा कुछ इनहेल कर लेते हैं, इज इट ट्रू? और ये तो फिर बहुत ही खतरनाक है, तो जी, फिर क्या करें हम? इसके बारे में बात कर रहा था। देखो, जो इन्वायरमेंट में है वो तो हो ही रहा है, उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जैसे सही बता रहे हैं ये कि कुछ सालों पहले कुछ स्टडी हुई थी, उसका जो निष्कर्ष ये था कि अगर हम दिल्ली में सांस ले रहे हैं तो करीबन 10 सिगरेट जितना धुआं हमारे जो फेफड़ों में डेली जा रहा होता है। तो वो तो है ही, पर आप सोचो कि 10 सिगरेट का हम ऑलरेडी ले रहे हैं और ऊपर से 10 हम और ले रहे हैं, तो क्या उसका जो इफेक्ट ऐड नहीं होगा? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको स्मोकिंग सीजन तो ज़रूर करनी है। बाकी जो और जो चीज़ें हैं वो जैसे डेली एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के बारे में भी कई लोग बोलते रहते हैं कि क्या डॉक्टर साहब तो बोल रहे हैं एक्सरसाइज करें, पर करें कब? इंडोर करें, आउटडोर करें, आउटडोर करें। उसके बारे में मैं यही कहूँगा, देखो एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो उसके जो बेनिफिट हैं वो आउटडोर एक्सरसाइज के जो हार्म है उससे फिर भी ज़्यादा है। तो बेनिफिट ज़्यादा है, हार्म कम है, तो एक्सरसाइज आपको करना ही करना है। अगर आपको कोई लंग डिजीज़ है या हार्ट डिजीज़ है, उस केस में आप थोड़ा ज़्यादा कोशिश हो जाइए। उसमें आप थोड़ा टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे स्पेशली सर्दियों में आप देखोगे तो सुबह सुबह पोल्यूशन ज़्यादा होता है, शाम को पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो उस केस में आप दिन में कर सकते हैं एक्सरसाइज, सुबह और शाम के बजाय। ऐसे ही एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जैसे पानी पीने के बारे में आप जब बोल रहे थे अभी, तो ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट मैं नहीं दूंगा, पर अगर आप अपने आप को वेल हाइड्रेट रखेंगे, मतलब पानी ठीक ठाक से पिएंगे कि ना कम ना ज़्यादा। जैसे हार्ट की किसी बीमारी तो उसको बोलेंगे कम पीना है, किडनी की बीमारी है उसको कम बोलेंगे, लेकिन एक स्वस्थ अगर आदमी है तो उसको एक एडिक्वेट मात्रा में पानी पीना चाहिए, कम ना लें पानी। तो अगर हम वेल हाइड्रेट रखेंगे तो उससे भी जो एयर पोल्यूशन का जो इफेक्ट हमारी बॉडी पे कम होता है। फिर जो खान पान की हम कुछ चेंज कर सकते हैं कि आप स्वस्थ खाना खाइए, ताज़ा खाना खाइए, हरी सब्जियां खाइए, जब तक उसके जंक फूड ना लें। तो ये चीज़ें अगर हम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये जो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम एयर पोल्यूशन पे डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल गया। डॉक्टर नीरज निश्चल, ये आइडियल सी लगती हैं बातें और अच्छा है, हम सबको ये करना चाहिए, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि करते नहीं हैं लोग। तो वैसे में आपका सजेशन क्या है कि जो करते नहीं हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि हिलाना पड़ता है, बताना पड़ता है, जगाना पड़ता है कि जागिए वरना फिर ये हो जाएगा। तो उस हवाले से अगर मैं मेडिसिन डिपार्टमेंट की तरफ से आपसे मैं समझना चाहूँ तो हम क्या करें? तो जैसे आपने कहा कि ये जो थीम WHO का है, माई हेल्थ माई राइट, मैं कहूँगा कि माई राइट की जगह माई ड्यूटी होना ज़्यादा ज़रूरी है। माई हेल्थ माई ड्यूटी। तो मैं कहूँगा जब बड़े लोग हो जाते हैं वो कुछ सीखने में बहुत रेजिस्टेंट होते हैं। उनको कुछ भी आप हैबिट चेंज कराना चाहिए इतना आसान नहीं होता है। तो मैं कहूँगा कि हमारा एक ये होना चाहिए कि स्कूल लेवल से ही बच्चों में एक हेल्दी लाइफस्टाइल, क्योंकि अल्टीमेटली ये बच्चे ही आगे जाकर बढ़ना है उन्हें। तो मैं कहूँगा कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल का जो तरीका है वो स्कूल से इनकलकेट करना चाहिए। जो आजकल देखें कि बच्चों में भी जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और मेटाबॉलिक सिंड्रोम की चांसेस बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा इंडोर रहने में ज़्यादा विश्वास करने लगे, आउटडोर गेम्स नहीं खेल रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा खाने लगे हैं। तो मैं कहूँगा कि एक ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ रहा है कि एक एडल्ट पॉपुलेशन एक सेक्शन है जो कि काम नहीं करना, मैंने मेहनत फिजिकली नहीं करना चाह रहा है, और एक बच्चों का होल जनरेशन आ रहा है कि जो कि इंडोर अपने आप को सीमित कर रहा है, जंक फूड पे ज़्यादा भरोसा कर रहा है। तो ऐसे में हमारे पास दो चैलेंज है। तो स्कूल में बहुत ज़रूरी है कि हम इस हैबिट को इनकलकेट करें कि बच्चों में जो इनर्शिया एक तरह से आ गया फिजिकल एक्टिविटी को लेके, हेल्दी लाइफस्टाइल को लेके, उसको हम ब्रेक करें और उन्हें एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हम प्रेरित करें। जो बड़े लोग हैं, अगेन मैं ये कहूँगा कि डॉक्टरों के पीछे जाकर एक हेफ्टी बिल बनाने से बजाय, जैसे सर ने पहले भी कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर और स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात से अपने आप को मोटिवेट करें कि अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान खुद नहीं रखेंगे और अल्टीमेटली हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो डॉक्टर भगवान नहीं है, ये बहुत क्लियर है। अगर कोई बीमारी आपको हो गई या बीमारी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस होने हैं, कई लोगों की जाने जाएंगी, एटलीस्ट नहीं तो एटलीस्ट मॉर्बिडिटी इतनी होगी कि आप फाइनेंशियली फिजिकली खुद भी परेशान होंगे और फैमिली को भी परेशान करेंगे। तो मैं कहूँगा कि इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने में आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने फैमिली पे होने वाली परेशानियों को बचा सकते हैं और अपनी लाइफ को हेल्दी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। तो ये मोटिवेशन मैं कहूँगा कि अपने आप में बहुत होना चाहिए कि आप फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं।
बिल्कुल, और आपने बहुत सही कहा, माई हेल्थ माई राइट की जगह माई ड्यूटी हो, क्योंकि अगर हम अपने स्वास्थ्य की हम ही नहीं ध्यान रख पा रहे हैं तो फिर हम कैसे उम्मीद करते हैं दूसरों से। लेकिन डॉक्टर विजय हाडा जी, कोविड के समय पे हमने देखा कि बड़ा लाइफस्टाइल में चेंज आया और लोगों को एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एनलाइटनमेंट हो गया अपनी हेल्थ को लेकर, और ये चाहते थे कि कोविड तो उनको ना ही हो, और लेकिन फिर भी हमने नंबर ऑफ केसेस देखे, लेकिन बावजूद उसके भी देयर वाज अ चेंज इन नॉट ओनली इन लाइफस्टाइल, हमने पोल्यूशन लेवल्स को भी कम होते देखा, बहुत सारी चीज़ों में हमने चेंजेस देखे, लेकिन उसके बाद फिर से हम सेम ट्रैक पर हैं, हम एज इन मेजॉरिटी जो पीपल हैं, तो वो और जिनको स्पेशली जिनको कि कोविड हुआ था तो वो भी सेम ही ट्रैक पर आ गए हैं, तो उन लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि उनको क्या विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि इस तरह की भी बहुत जानकारियां जो हैं वो आती हैं कि जिसमें कहते हैं कि शायद जो वैक्सीनेशन हुआ था उसके कुछ ड्रॉबैक हैं, जिसका कोई साइंटिफिक कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इस तरह की वेग बातें की जाती हैं सोसाइटी में, उन सबको आप क्या मैसेज कहना चाहेंगे? कैसे आप कहेंगे कि जो चेंजेस आपने उस समय पर किए थे उनको कैरी फॉरवर्ड करें या कुछ और अमेंडमेंट्स करें, क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे तो जो ये पैंडेमिक था बहुत ही बुरा दौर था जी, लेकिन उसमें हमने बहुत सारी कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखी। हमें पता लगा कि अगर सब कुछ बंद हो जाएगा तो भी हम जिंदा रह सकते हैं और ज़्यादा खुश रह सकते हैं। जी, हमें ये भी पता लगा कि हम अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए हमें टाइम देना चाहिए, और हमें ये भी पता लगा कि जो भी हम इतना सारा कमा रहे हैं, जो चारों तरफ हमारे पैसे हैं या संपत्ति है, उसका कोई वैल्यू नहीं है अगर आप बीमार हो गए तो ये बहुत सारे अच्छे लेसन थे। लेकिन जैसे जो हम ह्यूमन बीइंग है ना, बड़े वो हैं एडेप्टेबल, कि जब हमें बुरा टाइम आता है तो हम उसके हिसाब से डाल लेते हैं, जैसे हमें थोड़ा सा अच्छा टाइम लगता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, और भूलने की जो हमारी आदत है ना बहुत फास्ट है, हम इतना जल्दी भूलते हैं कि टाइम ही नहीं लगता। याद करने में टाइम लग सकता है लेकिन भूलने में हम बिल्कुल भी टाइम नहीं लेते। तो जैसे ही ये थोड़ा सा अच्छा टाइम शुरू हुआ, पैंडेमिक ख़त्म हुई, तो हम सब भूल गए, हमें लगता है नहीं नहीं सब कुछ बहुत अच्छा है, और दोबारा से लोग वही सोचते हैं कि मैं तो अजर और अमर हूँ, मतलब कभी नहीं बीमार होने वाला, नहीं मैं मरने वाला, और इसलिए मैं अपना ध्यान नहीं रखूँगा, जो भी होगा देखा जाएगा। तो वो मेरे को लगता है कि एटीट्यूड ठीक नहीं है, अपने शरीर का ध्यान रखना ही पड़ेगा हमें। अगर हम इसको अपनी ड्यूटी नहीं समझेंगे तो बाद में उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। दूसरा आते हैं आपके जो कोविड से रिलेटेड जो बता रहे थे कि भाई कि वैक्सीन से कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या, या कोविड के लॉन्ग इम्पैक्ट कुछ हो रहे हैं क्या। देखिए, उसमें एक है कोविड इन्फेक्शन। कोविड इन्फेक्शन के बाद कुछ चीज़ें हुई हैं और वो शायद अभी भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोविड की वजह से क्या क्या हो सकता है। अभी भी पेशेंट हमारे पास आ रही हैं जिनको नए नए लक्षण आ रहे हैं, इवन 1 साल के बाद भी, या उस टाइम पे जो कोविड हुआ था वो ठीक ही नहीं हो रहे हैं। दो नंबर कम है पर फिर भी ऐसे अजीब अजीब से सिम्टम उनको आ रहे हैं, तो वो कोविड की वजह से हो सकते हैं। दूसरा, जो वैक्सीन की अगर हम बारे में बात करें तो गलत फहमियाँ मेरे को लगता है ज़्यादा हैं कि हम कुछ भी होता है तो हम उसको वैक्सीन से रिलेट कर देते हैं। ऐसा नहीं है। अभी तक जितने भी डाटा का एनालिसिस किया है और बड़े बड़े जर्नल्स में भी पब्लिश हुए हैं जो डाटा, उसमें कोई ऐसा संकेत नहीं मिल रहा कि कोविड वैक्सीनेशन की वजह से कुछ बड़ी हानि हमारे शरीर को हो रही है। तो ये हमें थोड़ा सा अश्योर होना पड़ेगा। एटलीस्ट आज के दिन तक कोई ऐसा शोध नहीं हुआ है जिसके बेसिस पे हम ये बोल पाएँ कि जो कोविड की वैक्सीन है वो हमें बहुत ज़्यादा हानि पहुँचा रही है। जी, और डॉक्टर आर के यादव, आपसे मैं जानना चाहती हूँ लाइफस्टाइल के बारे में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐड ऑन हमने अपने आप से कर ली हैं, जिसमें कि जंक फूड है, जिसमें जो हमारे ड्रिंक्स हैं जिसमें कि बहुत शुगर कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये किस तरीके से नुकसान हमको करता है। और दूसरा, इसी से एक क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि स्ट्रेस है और स्ट्रेस में हमने ये कर लिया, क्योंकि स्ट्रेस का आपने जिक्र किया था, और हम फ़र्क भी नहीं समझ पाते हैं कई बार कि स्ट्रेस क्या है, एंग्जाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है, और ये किस तरीके से हमारे जो मल्टीपल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर भी एक असर डालते हैं। तो एक खान पान और ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। जी, आप देखेंगे कोई भी जो डिजीज़ है उसका फूड के साथ रिलेशन है, और आपका खान पान सही नहीं रहेगा तो आपकी हेल्थ बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी। एक वो बोलते हैं हम एक दिन के लिए चीटिंग करेंगे वीक में, वो चीटिंग आप अपने साथ कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के साथ कर रहे हैं, ना कि ये कोई दिखाने के लिए कि आज कोई बात नहीं, चीट डे है, कुछ भी खा लें हम। और आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका मोटापा आज के टाइम पे देखेंगे तो सबसे बड़ी बीमारी है।
आपके जॉइंट्स चले जाएंगे, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगी, आपको शुगर हो जाएगा, आपको हार्ट प्रॉब्लम हो जाएंगी, किडनी प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो हम देखेंगे हमारा वर्ल्ड किडनी डे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं हम इसी मार्च में सेलिब्रेट करते हैं। तो 1-2 साल पहले थीम था कि ओबेसिटी बहुत ही एक, जैसे स्मोकिंग है ऐसे ही ओबेसिटी है, कि मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है। और मैं मानता हूँ 80-90% जो मोटापे की बीमारी है वो खान पान की वजह से या इनएक्टिविटी की वजह से, कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है इंडिविजुअल, और अपने खाने पाने में इतनी एनर्जी ले रहा है कि कंट्रोल करना उसको मुश्किल हो रहा है। वो क्रेविंग टाइप हो रही है उसको, जैसे जो एडिक्शन होता है ना स्मोकिंग का, ऐसे नशा है कि मुझे आज तो जंक फूड जरूर लेना है। तो जंक फूड में एक तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एक प्रोसेस्ड है वो, उसमें केमिकल्स हैं, उसको प्रिजर्वेटिव रखे हुए हैं, जो कैंसर के ज़्यादा इंसिडेंस लेट लाइफ में होंगे। ये नहीं कि आपने आज अच्छा खाना नहीं लिया तो उसका इम्पैक्ट आज ही आएगा, आने वाले टाइम में आएगा। तो अपने खाने पे ज़रूर कंट्रोल करें, सिंपल खाना खाएं जिसमें फाइबर डाइट ज़्यादा हो, सलाद ज़्यादा हो और फ्रूट्स ज़्यादा लें। जी जी, तो वही जो आपका लाइफस्टाइल है वही आपको एक तरह से बचा सकता है बहुत सारी बीमारियों से, तो हेल्दी लाइफस्टाइल को ही अपनाएं। डॉक्टर नीरज निश्चल जी, आप क्या सजेस्ट करते हैं, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको क्या सबसे ज़्यादा, एक तो जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है वो किन चीज़ों का आजकल बढ़ रहा है? क्योंकि एक तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नए तौर पर हम ये कहें कि वो आ रही हैं। मे बी हमारा जो डायग्नोस्टिक सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर हो गया, इस वजह से हम जान भी पा रहे हैं, अर्लियर वो उतना अच्छा नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं या जो बीमारियां हैं, वो अगर हम पिछले एक डेकेड में बात करें, कोविड को हम माइनस कर देते हैं क्योंकि वो तो एक अलग तरह का पेंडेमिक था, कौन सी बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं लोगों को? नहीं देखिए, हम जैसे जिक्र कर रहे हैं तो जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, चाहे इसमें ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिसमें डायबिटीज़ आ गया, उसके चलते होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हो गए, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, हार्ट रिलेटेड परेशानियां हैं, तो ये सारे जो कॉमन परेशानियां हैं अब हम देख रहे हैं कि जो पहले हम एल्डरली पॉपुलेशन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अब यंगर पॉपुलेशन में भी हम उतनी ही रफ्तार से देख रहे हैं। बीमारियां वही हैं, लेकिन जो एक्चुअल पॉपुलेशन जिसमें हम पहले देखते थे वो धीरे धीरे यंगर पॉपुलेशन में आते जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, और जो जेनेटिक ऐसा चीज़ है जो शायद हम मॉडिफाई न कर पाए, लेकिन उसके अलावा बाकी चीज़ें हमारे हाथ में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि हमें हेल्दी कैसे रखना है। कोविड ने हमें एक चीज़ सिखाया कि हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। तो उसके चलते भी कुछ लोग अब पहले से ज़्यादा अवेयर हुए हैं, कोई भी उन्हें दिक्कत होती है तो डेफिनेटली मेडिकल अटेंशन के लिए वो हमारे पास आते हैं। तो कई बीमारियां हम आसानी से पिक कर रहे हैं जो पहले लोग लेट स्टेज में आकर हमें बताते थे। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस, चाहे वो हेल्थ डेज़ के अकॉर्डिंग जो हम अवेयरनेस फैलाते हैं या फिर जो इस तरह के जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड हेल्थ डे टाइप की चीज़ों में अवेयरनेस फैलाते हैं, कहीं ना कहीं उसका असर है। और मैं कहूँगा कि जब तक हम अपने हेल्थ को खुद ध्यान न रखें तब तक शायद कुछ भी प्रोग्राम हम चलाते रहें उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए कि हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है। लेकिन चूंकि आप एम्स में हैं और एम्स और ख़ास तौर से एम्स दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक अलग तरह का दबाव भी है, प्रेशर है, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट बहुत आता है और उसके रीज़न है, मल्टीपल रीज़न है। एक तो जो डॉक्टर्स की यहाँ पर टीम है वो बहुत कॉम्पिटेंट कही जाती है, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ पर हैं, ऑल्दो वो अदर हॉस्पिटल्स में भी हैं, लेकिन क्योंकि अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं तो अगेन फिर हम डेवलपिंग नेशन है और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उस सब को लेकर किस दिशा में आपको लग रहा है कि हमें थोड़ा सा और प्रोग्रेसिव होना चाहिए या और आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए हमको? नहीं, हेल्थ फैसिलिटीज़ बाकी जगह पे भी है, लेकिन एम्स एक ऐसा ब्रांड है जहाँ पे लोगों को बहुत भरोसा है। मैं कहूँगा कि यहाँ पे लोग आते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ की टीम जो है उन्हें ठीक करके ही घर भेजेगी। ये ऐसा भरोसा सालों साल से जब से एम्स इस्टेब्लिश हुआ है तब से आए। तो ऐसा ही भरोसेमंद इंस्टीट्यूशंस बाकी जगह पे भी डेवलप करने की ज़रूरत है। तभी मैं कहूँगा जो डिस्पैरिटी दिखती है कि जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहीं पे सारे लोग आकर अपना इलाज कराना चाहते हैं, जो रूरल एरियाज़ है, ट्राइबल एरियाज़ है, या फिर ऐसे जगह पे जहाँ पे अभी तक लोगों को वहाँ की लोकल हेल्थ फैसिलिटीज़ पे भरोसा नहीं है, उन पे वो भरोसा दिलाने की ज़रूरत है। कोविड ने हमें दिखाया कि टेलीमेडिसिन एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जहाँ पे हम यहाँ से बैठ के एक बहुत ही रिमोट एरिया में भी
डॉक्टरों को गाइड कर सकते हैं कि भाई इस पे मरीज को कैसे इलाज करें। तो मैं कहूँगा कि इन सब टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके यहाँ की एक्सपर्टीज़ दूर दराज एरिया में हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे यहाँ का भी बर्डन कम हो सकता है एंड प्लस लोगों को लोकल जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है उस पर भरोसा जैसे जैसे बढ़ेगा चीज़ें अपने आप इम्प्रूव होते जाएंगी। जी डॉक्टर हड्डा, आपसे जो मैं समझना चाहती हूँ वो ये कि देखिए जब हम बीमारियों की बात करते हैं तो थोड़ा ये भी एक कहा जाता है कि अर्बन जो एरियाज़ हैं वहाँ पर कुछ अलग तरह का एक ट्रेंड है, और जिस डिपार्टमेंट से, पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट से आप डील करते हैं, वहाँ पर रूरल और अर्बन का कोई फ़र्क है क्या? रूरल में क्योंकि शायद कम से कम हवा तो वहाँ पर यहाँ की बनिस्बत साफ़ है, तो उस सब का कोई असर है, या वहाँ पर भी चीज़ें उसी तरीके से पहुँच रही हैं और सेम तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, और इज़ देयर एनी डिफरेंस? नहीं, देखिए जो बहुत सारे पेशेंट ऐसे आके बोलते हैं हमें कि हम तो गांव में रहते हैं, वहाँ तो हवा बहुत साफ़ है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है। शायद जो दिल्ली में हम लोग काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करते हैं एयर क्वालिटी को, इसलिए हमेशा हाईलाइट रहता है कि आज का AQI 300 है, कल का 200 था। और जैसे गांव में हो सकता है कि एयर क्वालिटी जो है हमसे भी ख़राब हो, लेकिन कोई उसको मॉनिटर ही नहीं कर रहा है। क्योंकि देखो, अगर दिल्ली में आप बात करेंगे या मेट्रोज में बात करेंगे, वहाँ पे एयर क्वालिटी के ऊपर इतना बड़ा चेक है, हम मॉनिटर करते रहते हैं। तो जैसे ही कुछ लेवल ज़्यादा जाता है तो कुछ उसके लिए हमारे पास स्टेप्स हैं कि नहीं अब एयर क्वालिटी 200 से ज़्यादा होगी तो आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, व्हीकल्स को बैन कर देते हैं, OD1 कर देते हैं, कुछ इंटरवेंशन करते हैं। लेकिन वही बात अगर हम छोटे शहर की बात करें या कस्बे की बात करें जहाँ पे एयर क्वालिटी कोई मेजर ही नहीं कर रहा है, तो वहाँ हो सकता है AQI 350 पहुँच गया लेकिन कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है। तो उस जो कंस्ट्रक्शन वो चले जा रही है, व्हीकल्स वैसे ही डीजल वाले चल रहे हैं, धुआं छोड़ के जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी एयर क्वालिटी में गाँव और शहर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो एयर चैम्बर है वो तो कंटिन्यूअस है। तो ये आज दिल्ली की एयर है, वो कई किलोमीटर तक जो साथ के दिल्ली के आसपास के गांव होंगे, शहर होंगे, उसमें एयर क्वालिटी ऐसे ही होने वाली है। अब दूसरी बात करते हैं कि जो गांव और शहरों में क्या बीमारियां डिफरेंट हैं क्या? कुछ बीमारियां शायद जो है डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, जैसे TB है, अभी भी वो गरीबों में थोड़ी ज़्यादा होती है। उसके रीज़न बहुत सारे हैं, जैसे कि माल न्यूट्रिशन एक प्रॉब्लम है, या हेल्थ सीकिंग जो बिहेवियर है वो है, और दूसरा जो क्राउडिंग है वहाँ पे, ये वाला रीज़न है। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ अभी भी जो गरीब लोग हैं उनमें ज़्यादा है। ग्रामीण शहरी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो रूरल है कि अर्बन है, लेकिन हाँ अमीर और गरीब में थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है। जो अमीर लोग हैं उनमें हम लोग देखते हैं कि जो ओबेसिटी से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, ऑब्स्ट्रेटिक स्लीप एपनिया, जो स्लीप एपनिया सिंड्रोम्स हैं, वो ज़्यादा होते हैं इनमें जो लोग थोड़े से अमीर होते हैं या जो प्रोस्पेरस फैमिली से जो आते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने डिफरेंस थोड़ा नोटिस किया है। ओके। और डॉक्टर यादव, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, अब मैं थोड़ा स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, थोड़ा जैसे रूरल अर्बन हमने बात किया, नेशनल इंटरनेशनल की अगर बात करें तो क्योंकि हमारा जो कंपटीशन है वो उन स्टैंडर्ड्स को लेकर होना चाहिए कि हमारी जो पॉपुलेशन है उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, उनके जो राइट्स हैं, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाहे पब्लिक है या प्राइवेट है, वो उतना मजबूत होना चाहिए कि हम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ compete कर पाएँ। अभी की जो सिचुएशन है उस हवाले से आप क्या बताएंगे? नहीं, अभी डॉक्टर नीरज ने बताया कि जो डिस्पैरिटी है, जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे तो हमारी जो हेल्थ फैसिलिटी है वर्ल्ड क्लास है। आप देखेंगे मेडिकल टूरिज्म कितना इंडिया में अच्छा चल रहा है, बड़े शहरों में आप दिल्ली चले जाइए, गुड़गांव, हैदराबाद, यहाँ मेडिकल टूरिज्म बहुत ही अच्छा है। पर जो आप मेट्रो से छोटे शहरों में, छोटे गाँव में जाएंगे, वहाँ दूर दूर तक आपके पास मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अदरवाइज हम मेट्रो शहर में देखें तो हमारी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। जी, तो स्टैंडर्ड्स तो इंटरनेशनल हैं, लेकिन कौन कौन सी ऐसे विशेष एरियाज़ हैं जहाँ पर जो मेडिकल टूरिज़्म है, क्योंकि आपने सही कहा और हम देखते हैं अपने आसपास में इस तरह की जो स्थितियाँ हैं वो हैं कि पेशेंट्स काफ़ी बड़े नंबर्स में आते हैं और बाकायदा हम उसको उस तरीके से प्रमोट भी करते हैं, हमारी गवर्नमेंट उसको प्रमोट भी करती है क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, मेडिकल टीम्स अच्छी हैं, स्टाफ अच्छा है, और एक तरीके से हम ये भी कहते हैं इकोनॉमिकली भी शायद हम बेहतर उनको कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। इज़ इट ट्रू? हाँ, यस।
आप देखेंगे तो इंडिया में जो मेडिकल ट्रीटमेंट है बहुत ही सस्ता है। अगर आप अमेरिका में जाएंगे और इंडिया में जाएंगे तो आपको दिन रात का अंतर मिलेगा। यहाँ 1 रुपये में जो मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है वहाँ आपको 10 रुपये में भी उस क्वालिटी का नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और जो इंडिया में ज़्यादातर जो मेडिकल टूरिज्म है वो जो मेजर सर्जरीज हैं उसके लिए लोग आते हैं। जैसे कोई ट्रांसप्लांट हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या कोई बड़ी सर्जरियाँ हैं, उसके लिए अपने इंडिया में बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट हैं। जी जी, चलिए, और हम उम्मीद करते हैं कि बीमारियां कम हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो गया है, किसी तरह की कोई परेशानी है, तो कम से कम इलाज उसको उम्दा मिलना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए। डॉक्टर नीरज निश्चल जी, आपसे मैं बस अब यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम शो को ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने क्योंकि बहुत अच्छी बात कही, माई हेल्थ माई ड्यूटी, तो उस ड्यूटी को अगर हम थोड़ा सा और बाइफरकेट करके अपने व्यूअर्स को बता पाएँ कि क्या क्या करना चाहिए उस ड्यूटी में हमको। ड्यूटी में आप अपना तो स्वास्थ्य सबसे ऊपर रखें, इसमें कोई संशय, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसके बारे में सारे पैनलिस्ट ने बात की है, अच्छा खाना खाएं, व्यायाम करें। और मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया से जो भी आपको हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको आप ब्लॉक करें, उसको आगे आप प्रोपोगेट ना करें, कि मैक्सिमम टाइम ये सारी चीज़ें जो है वो गलत ही होती हैं या फिर आपके लिए वो फिट नहीं होंगी। जो भी पब्लिकेशंस आती हैं, चाहे न्यूज़पेपर में ही कई लेटेस्ट आर्टिकल्स पब्लिश होती है कि इस इंस्टीट्यूशन ने ये स्टडी किया, तो एक चीज़ पब्लिश होना और उसको एविडेंस बन के रियल प्रैक्टिस में आने में समय लगता है। तो जो आज कोई भी डेटा पब्लिश हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इमीडिएटली आपके लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। तो उन सब डेटा को भी अचानक से आप खुद अपने तरह से इंटरप्रेट ना करें, वो मेडिकल फ्रेटर्निटी को एक प्रैक्टिस में लाने के बाद ही उसको यूज़ करने के बारे में सोचें। तो मैं कहूँगा कि हमारे देश में ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आप कह सकते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से कम है, लेकिन जितना ईज ऑफ एक्सेस एक्सपर्ट्स के पास आप जा सकते हैं, आप चाहे डॉक्टर आर.के. यादव जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट से कभी भी मिल सकते हैं, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अपने चैलेंजेस हैं, तो यहाँ पे अपने कुछ फ़ायदे भी हैं। तो मैं कहूँगा कि हमारी ड्यूटीज़ हैं कि उन फ़ायदों का फ़ायदा उठाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें और खुद का डॉक्टर खुद बनने की कोशिश न करें। जी, डॉक्टर विजय हड्डा, आपकी तरफ से क्या ड्यूटीज़ आप बताएंगे कि क्या छोटे छोटे ऐसे चेंजेस हैं जो हम कर लें तो कम से कम एक हेल्दी लाइफस्टाइल, और अगर मान लीजिए कि कुछ माइनसेस भी हैं तो हम थोड़ा ओवरकम कर सकते हैं, उनको बेटर कर सकते हैं कुछ चेंजेस के साथ में, तो वो ड्यूटीज़ क्या क्या हैं? देखिए, मेरा सबसे बड़ा मैसेज यही है कि सांस है तो आस है। सांस छूट गया तो समझो सब कुछ छूट गया। तो इसलिए अपने लंग्स को बचा के रखिए। और बचाने का सबसे बड़ा और आसान तरीका एक ही है कि आप प्लीज़ स्मोकिंग छोड़ दीजिए। अगर स्मोकिंग करते हैं तो आज से ही बंद कर दीजिए। और बच्चों को बचा के रखिए। अगर आप स्मोकिंग बाई चांस नहीं भी छोड़ पा रहे हैं तो कम से कम बच्चों से दूर रहिए। ये भी ध्यान रखें, जो स्मोकिंग करते हैं उसका बच्चों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो ये एक एक्स्ट्रा मोटिव हो सकता है कि आपको स्मोकिंग क्यों छोड़नी चाहिए। तो मेरा तो एक ही संदेश है कि प्लीज़ स्मोकिंग छोड़ दीजिए। जी, तो आप स्मोकर हैं तो आप तो छोड़िए ही, और अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, वैसे तो कोई कारण होता नहीं है, लेकिन बावजूद उसके भी तो कम से कम पैसिव स्मोकर्स जो हैं उनकी तो जान को आप बचाइए, उनसे तो दूर रहिए। कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं अगर आप खुद स्मोकिंग क्विट नहीं कर पा रहे हैं तो। डॉक्टर आर.के. यादव जी, आपसे भी कंक्लूजन में मैं यही जानना चाहती हूँ कि आपका मैसेज क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। इज़ देयर एनी स्पेसिफिक ड्यूटी जिसको अगर वो निभा लें तो कम से कम थोड़ा वो बेटर फील कर सकते हैं और थोड़ा लॉन्ग रन में उसको कंटिन्यू भी करना चाहिए? मैं वर्ल्ड हेल्थ डे के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, अपने लिए रोज़ाना 45 मिनट्स 45 मिनट अपने लिए स्पेयर कीजिए अपनी हेल्थ के लिए, सुबह या शाम, दोनों में से कोई भी टाइम। आपको कोई डिजीज़ है तो उसका प्रॉपर इलाज लीजिए और दर्द की दवाइयों का कम से कम यूज़ करें, जो पेन किलर्स बोलते हैं। ठीक है, तो कितनी अच्छी सलाह है आपको। आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई मेडिसिन नहीं लेंगे, अपने लिए आपको 45 से 50 मिनट निकालने हैं। और ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो आई एम श्योर आप हेल्दी रहेंगे, और हेल्थ इज़ वेल्थ यही कहा जाता है। डॉक्टर साहब, आप आए स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर नीरज निश्चल जी, आपका शुक्रिया। डॉक्टर विजय हाडा जी, आपका शुक्रिया। डॉक्टर आर.के. यादव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पेशकश पसंद आई होगी। हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय हम तक जाहिर कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है ddurduspecials@gmail.com। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।
जल्दी टिफिन पैक करो। राजू